तो शुरू करते हैं। इस पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिए थे। आज क्या करेंगे लोग, इसके एक प्रॉपर नोट्स पढ़ेंगे लोग, नोट्स बनाएंगे लोग, नोट्स याद करेंगे। एक और बात, यदि कोई पाठ आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको उसका अलग से एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात आपको पता है ना। और ये भी आपको पता है पिछले 2-3 साल से बिहार बोर्ड क्या कर रहा है। पिछले 2-3 साल से बिहार बोर्ड लोग किताब के अंदर से क्वेश्चन दे रहा है, कहां से कौन लाइन से एमसीक्यू बनाएगा वो फिक्स नहीं है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में कोई भी सवाल न छूटे, इसका उपाय क्या है, लाइन बाय लाइन आपको बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, और देखिए पूरा समझ में आएगा। फिर से बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप नोट्स कंप्लीट कर लिए तो क्या होगा, आपको अलग से एमसीक्यू सब तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आज ही देख लीजिएगा, आपके सामने लगभग 30 से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। जनरली क्या होता है, बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं, टिक करते हैं, रटते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। ये क्या है, क्या बता दें, सबसे बेस्ट उपाय क्या है, आप उस पाठ को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उस पाठ का प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बना लिए, पूरा ध्यान से समझ लिए, और समझने पर क्या करेंगे लोग, अब आप कितना हो एमसीक्यू दिया जाएगा ना, आप बनाएंगे, आप बनाएंगे। तो इससे क्या प्रैक्टिस होगा और नोट्स का रिवीजन भी होगा। कितना हो लघु उत्तरीय, कितना हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, आप आसानी से क्या करेंगे, उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्लास शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, देखिए लिखा गया बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 1 खत्म, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, यही ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। तो देखिए यहाँ लिखा गया, सत्ता में साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति को समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थाओं और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांटना। ये बात हम लोग पहला पाठ में भी सुने थे लोग, और इस पाठ में थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे लोग कि सत्ता में साझेदारी कैसे कैसे होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का समझ रहे हैं ना, सत्ता में सभी समाज मतलब क्या बोलते हैं, सभी वर्गों के लोग की जब भागीदारी आ जाती है तो ही क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी कहलाता है। अच्छा, तो सत्ता में साझेदारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे अच्छा बात क्या है, वो है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति को समाज के विभिन्न वर्गों, संस्थाओं और इनके सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के भी बहुत सारे अंग होते हैं बड़े लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, जैसे में पंचायती राज व्यवस्था होता है, नगर पालिका होता है, सब होता है ना। अब हम बात करते हैं कि, और इसमें भी देखते हैं लोग विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन बहुत सारे होते हैं। इन सभी में भी क्या है, सत्ता का साझेदारी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इससे, ये तो बात सभी लोग पता है, सत्ता में साझेदारी क्या है, आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, उसका कोई रीजन होगा ना। तो सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इससे कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं, लिखा गया इससे, पहला पॉइंट क्या है, सभी सामाजिक समूहों को समान पहचान और अधिकार मिलता है। सही बात है, सभी सामाजिक समूह क्या मिलता है, समान पहचान और अधिकार मिलता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। ये किताब का ही लाइन है, किताब में मिला था ना जब पढ़ा था लाइन बाय लाइन। तो अगला पॉइंट है, असंतोष और टकराव की संभावना कम होती है। ये सब बात आप सोच के भी लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। और एक और बात, मान लीजिए इसमें 5 पॉइंट लिखा गया है, दो तीनों पॉइंट दिमाग में आए ना, तब लिख देंगे तो क्या होगा, आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी लिखा क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है। सही है गलत, सत्ता में साझेदारी अच्छा तरीके से हुआ है तो लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। अगला पॉइंट है, समाज में समरसता और शांति बनी रहती है तथा सभी वर्गों का संतुलित विकास होता है। किसी दिक्कत इसमें। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, यदि साझेदारी नहीं होती तो संघर्ष, असंतोष और विभाजन उत्पन्न होते हैं। सही है गलत, यदि साझेदारी नहीं होती है तो क्या उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है, विभाजन। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो श्रीलंका वाला बात पढ़ते याद है ना, सिंहली समुदाय क्या था, बहुसंख्यक था, उसका वर्चस्व था, और तमिलों को हमेशा दबा कर रखते थे। तमिल क्या थे, तमिल वहां अल्पसंख्यक थे, यानी वहां पर सत्ता में साझेदारी नहीं था, इसलिए क्या हुआ, वहां टकरा हुआ। श्रीलंका गृह जो दिया था ना, पढ़ते चले आगे बढ़ते। अब देखिए, अब निष्कर्ष, तो हमने अभी क्या पढ़ा, सत्ता में साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सत्ता को विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंगों में बांट देना ही क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होता है। अब यहाँ बात करते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्यों आवश्यक है, पढ़ लिया लो ना। अब यहाँ कुछ निष्कर्ष लिखा गया, तो एक निष्कर्ष यहाँ पर है और एक निष्कर्ष यहाँ पर है। ठीक है, अब ये निष्कर्ष को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक्सप्लेन। तो यदि आप एक सिर्फ ये भी लिख देते हैं ना, दोनों पॉइंट, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं तो वो चलेगा। बट मुझे पूरा पता है कि आपको तो बहुत पहले से भी पता है, जब पाठ पढ़े थे तो उसमें याद हो गया था ना, बेल्जियम वाला बात याद हो तो नहीं होता, श्रीलंका वाला बात। तो जब बात याद है, अब चाहे जिस माध्यम से याद हो, और इसे बेल्जियम वाला बात पिछले पाठ में भी आया था, आया नहीं आया था, तो सुनते सुनते लगभग सब आप लोग को याद हो गया। देखिए यहाँ का लिखा गया है,
जहां साझेदारी है वहां शांति है, जहां साझेदारी है वहां क्या है, शांति है। जैसे में बेल्जियम, टकराव यहाँ भी था बट शांति कब आया, जब सत्ता में साझेदारी हुआ और एक सामुदायिक सरकार बना। पढ़े चलो ना। चलिए अब मैंने क्या लिखा गया है, जहां साझेदारी नहीं है वहां टकराव। इसका एग्जाम्पल क्या है, श्रीलंका। अब देखिए आप, जहां साझेदारी है वहां शांति है। बेल्जियम, तो बेल्जियम में क्या होता है, क्या है, बेल्जियम में भाषा आधारित मतलब फ्रेंच और डच, वहां फ्रेंच भाषा वाले डच भाषा वाला हमेशा टकराव होते रहता था। क्या था, टकराव था। ये बात पढ़े थे ना। अब ये टकराव था तो इसका समाधान कहां से आया, तो सत्ता में साझेदारी के लिए संविधान में संशोधन कर सामुदायिक सरकार बनाई गई, जिसमें दोनों भाषाई समूह मैंने क्या हुआ, फ्रेंच वाले भी और डच वाले को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और जब दोनों का समान प्रतिनिधित्व मिला तो टकराव क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन आगे इस तरह से कि बेल्जियम में जो भाषा आधारित टकराव था उस टकराव कैसे दूर किया गया, सत्ता में साझेदारी से पहले काम किया गया, संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन करके सत्ता में साझेदारी किया गया, और साझेदारी करने से क्या हुआ, दोनों भाषा के लोगों को क्या हुआ, सरकार में अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व मिला, इससे क्या हुआ, टकराव खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, जहां साझेदारी नहीं है वहां क्या है, टकराव। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल क्या है, श्रीलंका। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहली समुदाय, दिखाई दे रहे सभी लोगों, बहुसंख्यक कौन थे, सिहली समुदाय ने अल्पसंख्यक तमिलों की उपेक्षा में इग्नोर कर दिया गया था, उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा था। किनका वर्चस्व था, सिहली समुदाय का वर्चस्व था। अब जब ऐसा मान किसी को बार बार से इग्नोर करें, दबा कर रखें, तो कभी ना कभी क्या होगा, टकराव होगा नहीं होगा, टकराव उत्पन्न होगा नहीं होगा। तो यानी क्या कि ऐसा ये एग्जाम में सवाल आता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे, सिहली, अल्पसंख्यक कौन थे, तमिल, दिखाई दे रहा है ना। तो जब बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यकों को परेशान किया तो इसका परिणाम क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो भीषण गृहयुद्ध और सामाजिक विघटन। भीषण गृहयुद्ध हुआ, तो भीषण गृहयुद्ध कहां हुआ, श्रीलंका में। बेल्जियम में टकरा तो उसका समाधान हो गया। अब ये सत्ता में साझेदारी नहीं था तो क्या हुआ, गृहयुद्ध हो गया। अभी रिसेंटली कहानी सुना था कुछ दिन पहले, श्रीलंका के राष्ट्रपति को क्या करना पड़ा था, भागना पड़ा था। उसके बाद से अभी देखें, अभी जस्ट बांग्लादेश से भी क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री थे उन्हें क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, तख्ता पलट हो गया। ठीक है, तो जब भी गृह युद्ध और जैसी संभावना उत्पन्न होती है, तख्ता पलट की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और जिस देश में गृह युद्ध होता है तो वो देश विकसित होता है, उसको बहुत नुकसान होता है। जिस देश में गृह युद्ध हुआ उस देश में क्या होगा, बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, सत्ता में साझेदारी के प्रकार। तो सत्ता में साझेदारी के प्रकार बोले या सत्ता में साझेदारी के तरीके बोले, ठीक है, चाहे सत्ता वितरण बोले, सत्ता वितरण के प्रकार बोले, सत्ता विभाजन के प्रकार बोले, इस सब का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। अब देखिए, तो सत्ता में साझेदारी के प्रकार बहुत से प्रकार है। सत्ता में साझेदारी क्या है, लेकिन हम उतना ही प्रकार पढ़ेंगे जितना कि किताब में दिया गया है। तो सबसे पहला प्रकार हमें क्या पढ़ना है, क्षैतिज सत्ता विभाजन। तो विभाजन बोले या वितरण बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम। तो क्षैतिज सत्ता विभाजन, इसका अगला पढ़ेंगे लोग ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन। तब बताइए क्या क्षैतिज शब्द कभी सुने हैं लोग, मैथ में सुने होंगे लोग, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि आपको रेखा वाला कॉन्सेप्ट पता है ना तो आसानी से दोनों चीज समझ सकते हैं। कैसे, छोड़ देखते हैं। अच्छा, ये रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज कहलाती है। एक अक्ष से समांतर सभी रेखाएं क्षैतिज होती हैं, यानी धरातल समांतर वाला क्षैतिज हो गया। इसके लंबवत सभी रेखाएं क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। अब मान लीजिए सपोज दैट ये क्षैतिज है, अब मान लीजिए बोले आपको यहाँ पर रखा गया है, हमको यहाँ रखा गया है, कुछ लोगों को यहाँ रखा गया। अब इन सबका लेवल सेम है क्या, अलग, सबका लेवल सेम है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ रखा गया है, आप लोग वाकई में ऊपर रखा गया है, और मान लीजिए किसी को यहाँ रखा गया, तो ये देखिए लेवल क्या, सबका लेवल सेम है। ये हाई पावर में है, अधिक लेवल पर है, उससे कम लेवल पर ये है, और सबसे कम लेवल पर ये है। केमिस्ट्री में पढ़े थे लोग, ऊर्जा एनर्जी लेवल, ऊपर जाने से एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। तो आखिर बताइए, जब इस तरह हम सत्ता के विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर। तो क्या ऊर्ध्वाधर में सबका शक्ति समान है, सबका स्तर समान है, नहीं है ना। लेकिन क्षैतिज में क्या है, सबका स्तर समान। तो सिंपल एकदम, सत्ता के जब साझेदारी करते हैं, यानी सत्ता का बंटवारा करते हैं, तो जब एक ही स्तर पर करते हैं, एक ही लेवल पर, तो हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज सत्ता वितरण करते हैं। ठीक है, और जब अलग अलग स्तर पर करते हैं, अलग अलग लेवल पर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण। कितने को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समझा गया। क्षैतिज में क्या होता है, क्षैतिज में, तो क्षैतिज में सबका शक्ति क्या होता है, समान होता है, लगभग क्या होता है, समान। ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको करेगा, यानी सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
इतना पावर है कि इसको बोल सकता है, इसको भी इतना पावर है कि इसको बोल सकता है। देखते हैं कभी कभी सरकार कोई पॉलिसी लाती है, कोई नीति लेकर आती है, कोई कानून बनाती है, यदि वो कानून थोड़ा सा भी गलत होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस कानून को बोलता है रद्द कीजिए। तो सरकार को अपनी बात को क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। ऐसा कभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इन 3 अंगों में सत्ता का वितरण करते हैं तो कौन वितरण कहलाता है? क्षैतिज वितरण। कौन है लोग? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। इसमें ये पंचायत रह जाता है और क्या आता है, क्या क्या करते हैं लोग? पंचायत की बात करते हैं और नगर पालिका की बात, किसे बात करते हैं? नगर पालिका। नाम सुने हैं लोग? चलिए, यहाँ क्या होता है? राज्य सरकार। इसके ऊपर क्या होता है? केंद्र सरकार। तो ये सभी जो विभाजन, ये क्या है बताइए? ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर विभाजन, इसी को हम लोग बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। तो कैसे, हालांकि संघीय शासन व्यवस्था हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, किस दिक्कत इसमें? अब तीन पढ़ते हैं। देखिए नोट्स में क्या लिखा गया। ये लिखा गया कि क्षैतिज सत्ता विभाजन, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज सत्ता वितरण कहेगा। एकदम सिंपल है। अब लिखा गया उदाहरण क्या है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो सरकार के अलग अलग अंग है, इस तरह सत्ता विभाजन हुआ है, ये क्या कहलाता है? क्षैतिज। अब लिखा गया ये सभी अंग, मैंने तीनों की बात कर रहा है, ठीक है। एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। सही है गलत? एक ही स्तर पर नहीं, एक ही लेवल पर तीनों है और अपने अपने शक्ति को प्रयोग करके क्या करते हैं? सत्ता में साझेदार बनते हैं। अगला पॉइंट, इसमें सभी अंग समान होते हैं। सभी अंग क्या होते हैं? सामान्य। इसका पावर कम, इसका पावर ज्यादा। इसमें सभी अंग समान होते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। क्या रखते हैं? एक दूसरे ऊपर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। अच्छा, ये सभी बात जब किताब पढ़ रहे थे लाइन बाय लाइन, उसमें मिला था या नहीं मिला था? मिला था। अगला पॉइंट देख लो, विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में यह व्यवस्था अपनाई गई है। कौन व्यवस्था? क्षैतिज सत्ता विभाजन। अरे देखिए, हमारे देश में क्षैतिज सत्ता विभाजन है कि नहीं है? ऊर्ध्वाधर विभाजन है कि नहीं है? वो भी तो है ना। अरे वो है कि नहीं है? है ना, वो भी है। तो ये बोला कि यह व्यवस्था बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में बनाई गई, जैसे में भारत, अमेरिका। तो याद कर लेंगे, किताब में जितना एग्जाम्पल उतना लिखा गया, भारत और अमेरिका। तो क्वेश्चन को अच्छा ऐसा नहीं भरी है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षैतिज सत्ता विभाजन से आप क्या समझते हैं, लिख सकते हैं लोग? क्षैतिज सत्ता वितरण क्या है बता सकते हैं लोग? किस दिक्कत? अब देखिए, इतना लिखने तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे। समझ में आए सभी लोगों? और एक और बात, आई रिपीट, पूरा पाठ ध्यान से पढ़े थे लोग? अब पढ़े हैं, मैक्सिमम बात समझ में आ गया है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, आप रटेंगे कल क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। यदि समझ रहे हैं तो क्या होगा? आप सोच के भी लिख सकते। ऐसा तो कितने लोग ये सुनते ही दिमाग में ही रेखा आ रहा है। यानी एक ही स्तर पर सत्ता के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज सत्ता विभाजन को। खुद से भी डिफिनेशन बना सकते हैं। और जब एक ही लेवल पर तो सबका शक्ति क्या है? समान है। थोड़ा बहुत याद कर लेना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी चीजें होती है। भारत देश का बात किया गया और अमेरिका देश का बात किया गया है कि नहीं? किसी दिक्कत इसमें? चलेगा, बहुत है। अब देखिए अगला क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन। लिखा गया सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण कहा जाता है। विभिन्न स्तर पर, उसमें एक ही स्तर पर था, इसमें अलग अलग स्तर पर है, ठीक है। लिखा गया इसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण क्या है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब आपको पता है। अब क्या लिखे गया है? यह आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। यह भी किताब का लाइन है। यह आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। कौन? ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन। अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है। गलत? पूरा देश के लिए एक सामान्य सरकार है। वो कौन सरकार है? केंद्र सरकार है कि नहीं? अब फिर लिखा गया है प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। अलग सरकारें होती है, जैसे कि राज्य सरकार की बात करें, बिहार में कोई और है, बंगाल में कोई और है, यहाँ कोई और मुख्यमंत्री, वहां कोई और मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में कोई और है। तो राज्य स्तर पर इस देखे तो हम लोग दो पहचान है। कितना पहचान है? एगो राज्य स्तर पर पहचान है, एगो केंद्र स्तर पर। आदमी सेम, मानिए हम लोग अकेले है कि नहीं? हम लोग कितनी पहचान है? दो। एक राज्य स्तर पर पहचान बोलते हम क्या बोलेंगे? हम बिहारी। हम क्या है? बिहारी। बंगाल वाला क्या बोलेगा? हम बंगाली। लेकिन एक तरफ देखें तो सब के सब क्या है? भारतीय है कि नहीं है? तो हम लोग की दोहरी पहचान, ठीक है। अब इसी में आप और भी
क्या बोलते हैं, सब डिवीजन कर दें, यानी और नीचे आ जाए तो हम सिवान कहे तो सिवान है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। बट मेनली कितने हम लोग को पहचान है, दो पहचान, कौन कौन, एक केंद्र वाला और एक राज्य वाला। क्लियर, चलिए। हालांकि हम लोग को एक ही पहचान रखना चाहिए, वो क्या है, हम सभी क्या है बाबू, भारतीय। जिस दिन लोगों के अंदर ये भावना आ गया तो क्या कभी कोई टकराव और उत्पन्न होंगे। तो अभी देख रहे हैं रिसेंटली महाराष्ट्र में बिहारियों को किया गया, कुछ दिन पहले परेशान किया गया था। अभी कुछ दिन पहले कहानी सुनने गया था, एक पिज्जा डिलीवरी वाले थे, उनको क्या किया गया, भाषा, उनको मराठी बोलने नहीं रहता, क्या किया गया, उनको बिना पैसा दिए भगा दिया। ठीक है, क्या तब मराठी बोलेंगे यानी आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको वैल्यू दिया जाएगा, आप महाराष्ट्र के नहीं है तो वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यदि वहां के जो भी इंसान ये कर रहे हैं उनको अंदर ये भावना रहता कि हम सभी क्या हैं, भारतीय, देखिए ऐसा होता, बट उनमें क्या बोलते हैं, देश की भावना ज्यादा क्षेत्रीय भावना है। उनके नजर में क्या है कि महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी को अंदर होना चाहिए। अब आते हैं आगे, यहाँ क्या लिखा गया है, दोनों के बीच सत्ता के स्पष्ट बंटवारे, दोनों के बीच माने केंद्र वाला जो मेन हो गया, अब बाकी नीचे वाला यानी राज्य सरकार की बात कर रहा है। दोनों के बीच सत्ता के स्पष्ट बंटवारे की व्यवस्था संविधान या लिखित दस्तावेज के द्वारा की जाती है। सही है गलत, जो केंद्र में और राज्य में सत्ता का वितरण हो रहा है किसके आधार पर किया जाता है, अपने मन से कर दिया जाता है, संविधान के आधार पर किया जाता है। बस में रहना, किसी दिक्कत इसमें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितना, तीन गो है, कितना है, तीन है। देखिए अच्छा, सत्ता का जो साझेदारी होता है, इसमें सिर्फ राजनीतिक दल भाग लेते हैं, इसमें हम लोग भी, हाँ हो सकता है कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक नेता है, वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार हैं। वो अलग बात है कि इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से है। कैसे देखते हैं सर। तीसरा लिखा गया सामाजिक समूहों के बीच क्या चीज, सत्ता विभाजन या सत्ता की साझेदारी। तो लिखा गया धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व। अब बताइए सामाजिक समूहों के बीच सत्ता विभाजन होता है तो क्या किया था उसमें, धर्म, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे अब लिंग के आधार पर बोले तो पता है ना, पहले महिलाओं को इग्नोर किया जाता था, सत्ता में भागीदारी नहीं थी, तो आगे भेदभाव क्यों हो रहा था, किसके आधार पर हो रहा था, लिंग के आधार पर हो रहा था। लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व मिल गया। पंचायती राज व्यवस्था में कितना परसेंट, 33% आरक्षण मिला, लगभग कितना परसेंट, 33%। ये बात आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या लिखा गया, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या, महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण बनाया गया। इस दिक्कत, चलिए अब बताइए तो महिलाओं को पंचायत में कितना परसेंट, लगभग 33 यानी लगभग एक तिहाई प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। ठीक है, यानी आरक्षित कर दिया गया। अब यानी क्या लिखा गया, 4 नंबर, राजनीतिक दलों और गठबंधन के रूप में साझेदारी। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, यदि बहुमत होता है तो क्या करते हैं लोग, सरकार बनाते हैं लोग। अब कभी कभी बहुमत नहीं होता है, एक राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं होता है तो क्या करता है, अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके गठबंधन का सरकार बनाता है। तो बताइए अभी हमारे बिहार में कौन सरकार है, गठबंधन। केंद्र में कौन सरकार है, गठबंधन की सरकार है। कि केंद्र में किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, तो इसका आंसर है नहीं। तो जब पूर्ण बहुमत नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, कोई राजनीतिक दल के पास जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है, उसको लगता है कि किसी के साथ गठबंधन करेंगे हमारी सरकार बन जाएगा, तो वहां से गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। यदि गठबंधन हो गया तो क्या होता है, सरकार बन जाता है। तो सरकार तो इससे बनता है किस टाइप से, यदि कोई राजनीतिक दल पूरा बहुमत में है तो अकेले सरकार बना लेता है, बहुमत में नहीं है तो अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके क्या करता है, सरकार बनाता है। तो सब बोलते हैं गठबंधन की सरकार। यहाँ ठीक है, बोला राजनीतिक दल और गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ जीत गया तो राजनीतिक दल वाला सरकार हो गया, और गठबंधन से भी सरकार बन। अच्छा गठबंधन अच्छा ही खराब है, तो अच्छा भी है तो खराब भी है। कैसे अच्छा है कैसे खराब है आपको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा एक छोटा सा अच्छा पहलू बता दीजिएगा। तो सपोज मान लेते हैं किसी का सरकार बनने वाला है ना, थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, सीट कम मिला, अकेले सरकार नहीं बना सकता है। अब कोई एक पार्टी है, ये इससे मिलेगा तो सरकार बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब बताइए इस पार्टी के जो भी विधायक नेता होंगे, इसके साथ मिलकर सरकार बन गया तो इनको अच्छा सा फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने क्षेत्र में काम कराने का मौका मिलेगा कंफर्म में। तो जब काम कराएंगे तो क्षेत्र का विकास वगैरह नहीं हुआ, तो इस मामला में देखे तो गठबंधन अच्छा हो गया। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक देखिए इसमें क्या लिखेगा, राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं। सही है गलत, चुनाव लड़ लेंगे सत्ता प्राप्त करेंगे। कभी कभी तो कभी कभी क्या देखिए, कभी कभी कोई एक दल बहुमत में नहीं होता तब दो या दो से अधिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाता है। दो दल भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, और सत्ता में साझेदारी करते हैं। कितना समझा क्या,
अब मुझे पता है इसके बारे में आप और डिटेल्स में ले सकते हैं, ले सकते हैं लोग। चुनाव नाव तो देखते हैं लोग ना, राजनीतिक दल क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं लोग, विपक्षी दल का क्या करते हैं लोग। एक और बात बताइए, क्या विपक्ष भी सत्ता में साझेदार होता है? विपक्ष की भूमिका होती है, होती है। पता नहीं कि मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है, सही है गलत? मान लीजिए सपोज आपका सरकार है, यहाँ कौन है सरकार में, आप है, आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग का सरकार है, ओके। अब मान लीजिए आप लोग का सरकार है और विपक्ष में एकदम कमजोर, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, अपनी मनमानी करने लगेंगे। अब मान लीजिए कोई गलत काम कर रहे हैं, विपक्ष मजबूत है, क्या करेगा, उसके खिलाफ बात करेगा, बातों को उठाएगा, लोग तक पहुंचाएगा, तो लोग जानेंगे हाँ सरकार गलती कर रहा है, तो लोग भी क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, सरकार जो भी निर्णय लिया यदि गलत है तो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, है कि नहीं। तो मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। तो ऐसे तो जो दल में है वो भी साझेदार है, और इनडायरेक्टली रूप से जो विपक्ष में वो भी क्या है, साझेदार है कि नहीं। कितना समझा गया? इसमें मुझे पता है और भी आप बहुत कुछ बातें लिख सकते हैं। दबाव समूह और जन आंदोलन, दबाव समूह और जन आंदोलन, ये सभी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार होते हैं। कैसे? दबाव समूह का मतलब क्या हुआ, जन आंदोलन का मतलब। अच्छा जन आंदोलन या जन मान लोगों का आंदोलन, कभी कभी देखते हैं लोग सरकार की किसी नीति के खिलाफ क्या होते हैं, लोग आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सरकार का बात सही होगा, कभी कभी क्या होता है, गलत होता है। ये बात सरकार भी बाद में एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो निर्णय था क्या था, गलत था। उस निर्णय को वापस कब लेते हैं लोग, कब लेते हैं, लेते हैं लोग वापस जब लोग आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तब लेते हैं। अब बताइए, तो जब लोग आंदोलन किए, आवाज उठाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के दबाव में अगर सरकार ने क्या किया, उस निर्णय को वापस लिया। इस तरह देखे तो लोग भी जो है ना, जो आंदोलन किए, ये भी सत्ता में साझेदार हुए, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर तो लिखा गया दबाव समूह, दबाव समूह में जैसे में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, मजदूर संगठन आदि अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर क्या दबाव डालते हैं, क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं, और सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। सही है गलत? चलिए, तो इस तरह कर क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ लिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, ऐसा आवश्यक क्यों है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे फायदे हैं ना। लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों क्या होती है, समाज के सभी वर्गों के लोगों क्या होती है, भागीदारी मिलती है। किसी दिक्कत इसमें? तो इसे पढ़े, फिर क्या पढ़े लोग, सत्ता के साझेदारी। अच्छा तो सत्ता के साझेदारी से फायदा होगा नुकसान हुआ, तो दो एग्जाम्पल दिए लोग, याद है कौन कौन? जहां साझेदारी वहां पर क्या है, शांति है। एग्जाम्पल क्या बना, बेल्जियम। जहां साझेदारी वहां पर क्या है, शांति है ना, ओके। अब देखिए जहां पर साझेदारी नहीं वहां पर क्या है, टकराव। इसका एग्जाम्पल क्या बना, श्रीलंका, वहां पर गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सब पढ़े। फिर पढ़े सत्ता में साझेदारी के प्रकार, तो कौ प्रकार डिस्कस किया गया, 5, या आपकी किताब में 5 लिखा गया, इसलिए 5 को पढ़ लिया। किसी दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सुनिए, आप लोग काम क्या है, आप लोग का में जितना ये नोट्स हुआ है ना कंप्लीट, अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये जो लिखा गया वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जितने भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने आएंगे अगले क्लास में। कब आएगा? अगले क्लास में। तो आज का आप लोग काम क्या है, जितना जितना अभी तक नोट्स में मिला है सब क्या करेंगे लोग, सब कंप्लीट कर, क्या करेंगे लोग, कंप्लीट। यदि आपको नोट्स वाला बात सब याद है, नोट्स वाला बात क्या है, सब याद होता है, तो क्या होता है, आपको एक में एक भी ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना सबसे बड़ा बेवकूफी होता है, पता सभी लोगों को। किसी दिक्कत? चलिए, तो आज का काम है कि पूरा थ्योरी याद कर लेंगे लोग, समझ लेंगे लोग, और अगले क्लास में देखना ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग खुद से बनाएंगे, और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी क्या होगा आप खुद से बनाएंगे। ठीक है।